अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूसरा रुख के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। 2013 से भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन जराम में मतलूब मफरूर मुलजिम लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी कराची में अमन लौटाने में एक कलीदी किरदार अदा करेगी? और उससे बढ़ के उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से खुलने वाली पटारी से क्या क्या नाम बाहर आएंगे? और अगर ये कमान जाके टूटी आसिफ अली जरदारी के नाम पे, तो सिंध में पीपल्स पार्टी की साईं सरकार क्या करेगी? और उससे बढ़ के वफाक में मुफाहमत की सियासत करने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला करेंगे? और क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से MQM का ये गिला दूर हो गया है कि सिंध ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा था, गोया के मुत्तहिदा के ख़िलाफ़? अब क्या आप लगता है कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक जमात के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दीगर जराइम में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ भी हो रहा है? इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं MQM के सीनियर रहनुमा रिहान हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीर मजरुल हक साहब, और सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा रिहान हाशमी साहब आपसे। एक तो ये बताइएगा कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से आपको लगता है कि कराची में अमन को लौटाने के लिए जो ये एक अहम कदम साबित होगा? और मोर इम्पॉर्टेंटली कि आपका जब गिला दूर हो गया है कि सिंध ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ MQM के खिलाफ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब कराची में ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा किया तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि 2013 में तक जिस तरह MQM के कारकुनान, MQM के हमदर्दों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा था, जिसको कोई पकड़ाई नहीं हो रही थी, किसी मुजरिम को पकड़ा नहीं जा रहा था, और ताहाल कोई ऐसा शख्स आप मुझे बता दें कि हज़ारों की तादाद में जितने भी लोगों को कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, उनका कोई एक ऐसा कातिल गिरफ्तार हुआ हो जिसको मंजर आम पे लाया गया हो। दूसरी चीज़ ये कि एक्सटॉर्शन हो रहा था, जिस तरह लोगों के आपने देखा होगा कि शनाख्ती कार्ड देख देख कर उनको उतारा गया, अगवा किया गया, सरों को काट कर खोपड़ियों से फुटबॉल तक खेली गई। तो ये वो तमाम मुहर्रिकात हैं कि हमने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से काफ़ी गुजारिशात की कि आप सूबाई गवर्नमेंट हैं कि 18वीं तरमीम के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सूबे के अमन व अमान को कायम करें, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, को भी पूरा होना चाहिए। अब जो एक अहम सवाल आया रिहान हाशमी साहब कि क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी क्या कराची के अमन को ख़राब करने के लिए जो लोग दरपर्दा थे उनको एक्सपोज करने में किस कदर ये एक मददगार साबित होगी? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? यहाँ पर से ताने बाने जो कराची के अमन को ख़राब करने के लिए, कराची को फंडिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और जबकि बड़े बड़े लोगों ने आकर ये क्लेम किया कि हमने इतने लाख असलहा बांटा है और शादी ब्याह में चलाने के लिए नहीं बांटा बल्कि इस्तेमाल करने के लिए बांटा है, और ये फलाना गैंग वाले हमारे बच्चे हैं, और दीगर चीज़ें इस तरह के बेशुमार स्टेटमेंट मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजे अगर पूरे होंगे तो बेशुमार जो बेगुनाह लोगों को, जिनको ज़बह किया गया, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से तजलील करके शहीद किया गया, उनके कातिलों को और उनके कातिलों के सरपरस्तों को, सहूलतकारों को, सबको गिरफ्तार होना चाहिए। मगर फिर एक बात दोहराऊंगा कि इसमें इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा होना चाहिए। कहीं पर ऐसी बात ना झलक कर सामने आए कि कहीं पीर मजरुल हक साहब को भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। पीर मजरुल हक साहब, क्या समझते हैं कि ये उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी कहीं आपको खदशा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? आपको लगता है कि वाकई एक जेन्युइन एफर्ट है और इससे कराची का अमन लौट आएगा? मैं आपको अपनी व्यू पॉइंट ये देना चाहता हूँ कि वो गिरफ्तारी जो आप लोगों ने मीडिया में काफ़ी अरसे से पहले बताई थी कि दुबई से गिरफ्तार होके वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं और कहीं कैद हैं, वो तो हमने आप ही के मीडिया के ज़रिए सुना था। लेकिन अगर कोई उस पर सिंध हुकूमत ने ख़ुद, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जब हमारा दौर था जिसमें मैं वज़ीर था, सीनियर मिनिस्टर था, उस ज़माने में ही इनके ऊपर जो ये हेड मनी वगैरह रखी गई थी और मुकदमा भी उसी दौर के कायम किए गए थे। और हमारे जो उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा, और वो आज भी उनके लिए उनके वही ख्यालात हैं जो उस वक्त थे।
लेकिन आपने देखा कि ये मौजूदा जैसे दौर हुआ उसमें उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जारी थीं। अब अगर वो गिरफ़्तार हो गए हैं तो उनको अदालत में भी आज पेश किया गया है और मेरे ख्याल में ये 3 महीने तक के लिए है, 90 रिमांड भी दिन ले के लिया लिए गया, उनका 90 रोज के रिमांड लिए ले लिया रेंजर्स गया। ने। तो अब वो रेंजर्स उनसे पूछ करेगी, तफ्तीश करेगी। वो मुकदमात पहले ही दाखिल हैं, वो पीपल्स पार्टी के पहले दौर में दाखिल थे, फिर अब दाखिल हुए और मेरे ख्याल में हमें क्यों लेकिन पीर साहब, खदशात जैसे होंगे? आप खुद फरमा रहे हैं कि जुल्फकार मिर्जा साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला थे, उनका उनके ऊपर हाथ था, तो अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो कुछ लोगों के नाम लेते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत क्या फैसला करेगी सर? अगर कुछ ऐसे जिम्मेदारों का नाम ले जाते हैं जो पार्टी के आला अहदेदार हैं, ये इस वक्त कैबिनेट में मौजूद हैं, तो फिर क्या आपका मूव होगा? देखिए, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं। मैं तो नहीं समझता कि अगर कोई ऐसी बात है भी तो लेट द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। मेरे ख्याल में आप पहले से जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन्स पे। ये सब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी इदारों की इन्वेस्टिगेशन पे आपको एतमाद है कि जो कुछ भी करेंगे ठीक करेंगे, और अगर कुछ फैक्ट सामने आए तो बिल्कुल आपको लगता है कि वो हकीकत पर मबनी होंगे और उसको तस्लीम भी किया जाएगा? देखें, ये तहकीकाती इदारे हमेशा अपनी सूझबूझ के मुताबिक पूछ गछ करते हैं, तहकीकात करते हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला तो अदालत करेगी। इसलिए मैं बैठ के उनके ऊपर एतमाद या अदम एतमाद का इजहार करूं, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपनी तहकीकात करें, अपनी जो उनकी पूरी बिसात है उसके मुताबिक वो अपनी पूरी कोशिश करें, एविडेंस लाएं, और फिर वो ऐसी क्रेडिबल एविडेंस होनी चाहिए जो अदालतों में पेश हो। फिर फैसला अदालत करेगी, फिर उसके बाद अपीलेट अदालतें हैं। मैं एक वकील की हैसियत में सिर्फ आपको यही अपनी राय दे सकता हूँ कि इस पे पहले से नताइज अखज़ करना, मेरे ख्याल में वो उस मुकदमात पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। आपको मैं बता दूं, असर पड़ सकता है। नज़ीर लगारी साहब, जी नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं? आज कुछ ये भी राय सामने आई है कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी अल्टीमेटली शायद आसिफ अली जरदारी के नाम पे जाके कहीं ये मामला ख़त्म होगा, और साथ में ये भी शेख रशीद साहब ने फरमा दिया है कि अब तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो केस भी ओपन हो जाएंगे। आपको भी लगता है कोई सवालों से भी डेवलपमेंट्स होंगी? जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये तो पकड़ने वालों की बात है कि गिरफ्तार किया था दुबई वालों ने और बरामद यहाँ कराची में किया जा रहा है। ये तो करिश्मे हैं, मोइज़े हैं। हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में इस तरह के मोइज़े होते रहते हैं। ये एक मोइज़ा वो भी हुआ था कि महज जेल के अंदर सौलत मिर्ज़ा को ऐन फांसी के वक्त जो है रोक लिया गया और कहा कि इसका ज़मीर जाग गया है और वो बड़े बयानात दे रहा है, और फिर उसके बयानात की एक पूरी सीडी रिकॉर्ड की गई। जेल के अंदर कैसे पहुंचे, वो कैमरे कैसे पहुंचे, किस तरह से वाक़या हुआ, और फिर किस तरह से उसको जो है वो फांसी को रोका गया। फिर फांसी को रोककर फिर एक पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए गए, पार्टी के लोगों पर मुख्तलिफ के किस्म के सौलत मिर्ज़ा का ज़मीर जागा हुआ था, वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा था। फिर उन इल्ज़ामात का क्या हुआ, फिर वो कहाँ गए वो सारे इल्ज़ामात, और लोग समझ रहे थे बस इसके सौलत मिर्ज़ा के आने के बाद तो एमक्यूएम की खैर नहीं है, और वो बड़े बड़े इंकशाफात कर रहा है। कहाँ गए वो इंकशाफात, कहाँ गई वो बातें? ये खेल तमाशा होता है, ये भी एक खेल तमाशा है, हो गया है। जो दुबई से पकड़ा गया, फिर कहा गया कराची लाया गया, फिर कहा गया इस्लामाबाद चला गया, फिर कहा गया पेशावर चला गया, फिर कराची में आ गया, फिर पकड़ा गया। ये सारी चीजें जो हैं एक खेल तमाशा है और एक कहानी है, एक दास्तान है। दास्तान अमीर हमजा है, ये ड्रामे की किस्त है। आप इस ड्रामे की अगली किस्त हम सब मिलकर देखेंगे। और आपके ख्याल में जिस तरह सौलत मिर्जा की वीडियो का एक हाल हशर हुआ, बिल्कुल उज़ैर बलोच की कहानी भी उससे मुख्तलिफ नजर नहीं आ रही है आपको? मैं समझ रहा हूं कि ये एक ड्रामा है और इसकी अगली किस्त क्या आती है वो हम देख लेंगे, सब मिलकर देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। नज़ीर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये भी एक ड्रामा ही है, और ड्रामे की अगली किस्त क्या है, यकीनी तौर पे सारे पूरी कौम और बिलखुसूस वो रहनुमा के जिनको ये खदशा है कि शायद उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, सब मुंतज़िर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वे ड्रामा असल में रचा है, क्योंकि अगर है ये ड्रामा तो। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। रियान हाशमी साहब, क्या आप इत्तफाक करते हैं? लगारी साहब ने तो कहा कि ये एक ड्रामा है इनफैक्ट, और इस ड्रामे से बढ़ के नहीं है। अब देखना ये है कि अगली किस्त क्या आती है। आपको भी लगता है कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी एक ड्रामा ही है? देखें, ये इंतहाई एक तशवीशनाक
रिमार्क्स हैं, और ख़ास तौर पे कौम के जो दानिश्वर हैं, तज़विया निगार हैं, उनकी जानिब से इस तरह का रिमार्क्स आना यकीनन सवालिया निशान तो है। इन्होंने जो पॉइंट आउट की है चीज़ें, वो यकीनन डिबेटेबल तो हैं, उस पर पूछगछ तो होनी चाहिए कि एक आदमी जिसको 4 महीने कई महीने पहले गिरफ़्तार किया गया दुबई से, और आज फिर उसको बरामद किया गया। इसी तरह इन्होंने सहूलत मिर्ज़ा के हवाले से बात कही कि एक नामुमकिन चीज़ जो कि जेल के अंदर फांसी से चंद घंटे कबल किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के तशक्कुस को मजरू करने के लिए बाकायदा उसका बयान जारी किया गया। NA 246 के इलेक्शन होने थे, तो ये सवालिया निशान तो होते हैं। लेकिन देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं एक दर्दनाक अंदाज में ये बात एक दर्द के साथ बोलना चाहूँगा कि खुदारा आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को, इदारे अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इस तरह की चीज़ों से गुरेज भी करें कि हमें एतमाद होना चाहिए, कौम के दानिश्वरों को, कौम को, सियासतदानों को एतमाद होना चाहिए इदारों पर। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस मुल्क को दहशत गर्दी से कोई पाक करेगा तो बदकिस्मती से होना तो ये चाहिए था कि पुलिस करे, मगर अनफॉर्चुनेटली पुलिस की कैपेबिलिटी आपको अंदाजा है कि लोगों ने मिलकर उसको पॉलिटिसाइज कर दिया। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास ही लोगों का एक आस है, उनसे उम्मीद है कि वो बेहतर तरीके से करें। उसमें अगर नासूर है किसी भी जिस्म में, तो उस नासूर को काटने में दर्द तो होगा, मगर उस नासूर को हट जाना, ख़त्म हो जाना ही बेहतर है, आप बेहतर होने के लिए ना माशरे को। तो इंसाफ के तकाजे पूरे हों। और एक सवाल ये भी आता है कि ये टाइमिंग जो है इसको बरामद करने की, इसको मंजर आम पे लाने की, ये भी क्वेश्चनेबल है। क़ताई नज़र इन तमाम बातों के क्वेश्चनेबल है ऐसे वक्त में कि जबकि थोड़ी सी एक सर्द जंग जैसी कैफियत जो है वो नज़र आ रही है, और ऐसे वक्त में मंजर आम पे लाना ऐसे मुजरिम को, जिसके हवाले से ख़ास तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इजहार करती रही लोगों के गर्दन काटने के हवाले से, एक्सटॉर्शन के हवाले से। और यही तो था कि गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए तो हम फौज के को कह रहे थे कि यार ऑपरेशन करें, और 2 साल के बाद इसको बरामद किया गया। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा ना खास्ता के पॉलिटिकल टाइमिंग के ऊपर जरूर सवाल उठ रहे हैं, मगर बहरहाल यकीनन यही नाते नबील गबोल साहब भी हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पे हैं। गबूल साहब, आपके भी दोस्त रहे हैं किसी ज़माने में, आपको याद हो कि ना याद हो, क्या कहेंगे उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी पे? कुछ बड़े रहनुमाओं के गिर्द शिकंजा सख्त किया जा रहा है, या वाकई कराची में अमन लाने के लिए एक संजीदा कोशिश है? ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यही था, वो कभी दोस्त नहीं रहा, और पहले दिन से मैं इसके पीछे लगा हुआ था। हम तो साथ एक साथ तस्वीर को देख के हमने मुझे कामयाबी मुझे मिली है, मैं इसी को खुश हूं, क्योंकि मैंने एक साथ तस्वीर देखी थी हमने, तो तब हमने कह दिया कि शायद आपके भी दोस्त रहे। बहुत आपने कहा अभी शुरू में कि जो आपके दोस्त हैं, शायद आपको आप रिकॉल नहीं कर सक रहे हैं आप, लेकिन ये है हमने तो एक साथ तस्वीर देखी तभी कह रहे हैं। भाईजान, तस्वीरें तो चीफ मिनिस्टर के साथ भी है ना, तस्वीरें तो ये मकसद शख्स जो था उज़ैर बलोच क्राइम की दुनिया में आपको क्या पता है कब आया? ये तो 2009 से पहले एक आम स्टूडेंट था जो सिर्फ वहां पर कारोबार करता था ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद जो है ये क्राइम की दुनिया में आया रहमान डकैत के मरने के बाद। तो उससे पहले अगर कोई तस्वीर होगी तो हो सकती है, उसके बाद की कोई तस्वीर नहीं है। ऐसे तो तस्वीर अगर है तो फिर आप चीफ मिनिस्टर से भी ये सवाल करें, और ये सवाल जरूर करें कि आपका दोस्त, लेकिन पार्टी तो ऑन कर रही है सर, पार्टी ने ऑन किया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का रुकन रहे हैं। सुने तो सही ना भाई, सुने तो सही ना, आपने शुरू किया, एंकर का काम है सुनना, एंकर का काम बहस करना नहीं होता है। प्लीज आप ये सुने कि मैं सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूँ, और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इसको रेड वारंट से लेकर, मस्कत से लेकर, दुबई से लेकर कराची तक मैंने पीछा किया, और आज मुझे खुशी है कि ये सरेआम आ गया, मंजर आम पर आ गया। और जो लोग कहते हैं 4 महीने से था, अभी क्यों लेकर आए, इस बात पे उनको ये तो खुशी होनी चाहिए कि एक नॉन टेररिस्ट पकड़ा गया। मेरा सिर्फ डिमांड यही है गवर्नमेंट से कि इसका ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट में होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट बनाई इसी ऐसे टेररिस्टों के लिए, ऐसे दहशतगर्दों के लिए, ऐसे टारगेट किलरों के लिए जिन्होंने इस तरह न सिर्फ उज़ैर बलोच बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने 260 जिंदा लोग बल्दिया के टाउन फैक्ट्री में भत्ता के लिए जलाए। तो ऐसे लोगों को अगर आप मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये मिलिट्री कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये तालिबान के लिए नहीं है, ये सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला करने वालों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए भी है, ये कराची के दहशतगर्दों के लिए भी है। गबोल साहब, आपके ख्याल में किन पर्दानशीनों के नाम सामने आ सकते हैं अगर उज़ैर बलोच को इन्वेस्टिगेट किया जाता है? ये तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले जो बातें की हैं वो अगर आप पिछले रिकॉर्ड मेरा निकाले, आज से 3 दिन पहले भी मैंने एक शो में काफी नाम भी लिए और मैंने ये सारी बातें की हैं। और अब चूंकि ये जुडिशल मैटर हो गया, ये
हमारे एंटी टेररिस्ट कोड में चला गया है, तो आप इसके ऊपर नहीं बताऊंगा कि वो ऑलरेडी नाम ले चुका है। पीर मजरूल हक साहब क्या कहते हैं आप? गबोल साहब तो कह रहे हैं कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट जाना चाहिए, और साथ में शक्कर में मौला बख्श चांडी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक तो अचानक इनका ज़हूर हुआ है, और साथ में लगता है ये कि पीपल्स पार्टी को एक डराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको भी लगता है कि अब तोपों का रुख आपकी तरफ हो रहा है? नहीं, हमारा तोपों का रुख हमारी तरफ क्यों होगा? ये अदालत का मामला है। नबील गबूल साहब ने सही कहा है कि ये अदालत के सामने जब मामला जब जाता है तो हम सबको ज़रा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए कि ऐसी कोई बात कह दें जिससे फिर वो अदालती कार्रवाई पे उसका असर पड़े। मेरे ख्याल में आप इंतज़ार करें, अब GIT बनी है और 90 दिन का रिमांड अदालत ने दे दिया है। अब ये मामला अदालती प्रोसीडिंग्स में शामिल है। मेरे ख्याल में आप उस पे अब जोर ज़्यादा न दें कि नाम बताओ। जैसे नबील हम तो इसलिए दे रहे हैं कि आपकी साबिक गवर्नमेंट ने सर की कीमत मुकर्रर की थी, इसका मतलब है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कन्विंस थी कि वो मुजरिम है भाई, सर उसने जुर्म किए हैं, तभी तो आपने इश्तिहार जारी किया था। देखें, ये बिल्कुल मैंने कहा, और मैंने ये इसलिए कहा कि देखें ये गवर्नमेंट खुद नहीं करती उसको, उसके जो कल पुर्जे हैं, पुलिस है और तहकीकाती इदारे हैं, वही उनको रिपोर्ट करते हैं, और वो उन्होंने किया। तो और क्या सूबाई हुकूमत के पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद है सर? ऐसे ठोस सबूत मौजूद है होंगे अदालतों में पेश किए जाए? देखें, अब FIR भी उसी ज़माने की हैं, बेशतर FIR भी उसी ज़माने की हैं, और ये जो इनाम भी मुकर्रर किया गया, पीपल्स पार्टी पिछले दौर में भी हुकूमत में थी, अब भी है, तो ये तो उसी नबील साहब ने आपको बताया कि 2009 के बाद वो क्राइम की दुनिया में आए हैं, तो अब जाहिर है उनकी जो भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी उस वक्त में 2009 में भी थी, और ये भी सही कह रहे हैं, रहमान डकैत भी पुलिस मुकाबले में पीपल्स पार्टी के दौर में ही मारा गया, जिनके ये जानशीन बने, और ये अभी इससे तो कोई इनकार नहीं किया, तो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, और हुकूमत ने कोई भी इसी में सुस्ती नहीं बरती और किसी का साथ नहीं दिया। आपने देखा कि जो भी तहकीकाती इदारे हैं, FIR भी दर्ज किए गए, गिरफ्तारियाँ भी हुई, अदालतों से वो उनको रिहाई मिली होगी, उसके बाद वो जेल में भी गए थे, जेल से भी निकले, और फिर आप वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी मिलते रहे, मुस्लिम लीग नून से भी मिलते रहे। उनकी तस्वीर अभी मैंने जाग TV पे देखी, मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी कायदीन थे उनके साथ उनकी तस्वीर थी। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को एक किसी पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, और नहीं कोई हुकूमत, किसी हुकूमत, सियासी हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो किसी भी जो जराइम पेशा आदमी हो उसका कोई उसकी सपोर्ट करे, पुष्पनाई करे या उसको प्रोटेक्शन दे। लगारी साहब, पीर साहब तो फरमा रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के दौर में उनके खिलाफ मुकदमात बने हैं तो कुछ ठोस सवायद भी उनके पास मौजूद होंगे। आप तो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी शायद ड्रामा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा और वक्त पे आने पे शायद सूबाई हुकूमत कुछ तो सबूत पेश भी करे। उनका जो ज़हूर हुआ है उस पर वो जो कहा है उनके बारे में उन्होंने कहा है। मैं अर्ज करता हूँ उसको सामने कौन लाने वाले कौन थे? उनको सामने लाने वाले हजरत डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनकी रहनुमाई की। फिर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनके एक आदमी को साथ बिठाया जो बेचारा मारा गया था, पता नहीं वो इनसे मारा गया या किसी और से मारा गया, किससे मारा गया, उसको साथ बैठा हुआ था। और वो बंदा जो है उसने कहा कि मैंने 3 लाख लाइसेंस जारी किए हैं, पटाखे छोड़ने के लिए नहीं जारी किए हैं। और वो था उज़ैर बलोच का पैटर्न इन चीफ। जब तक वो फाल रहा, यानी उस दिन उसने रिज़ाइन किया, उस दिन जिस दिन ये ऐलान किया, इस दिन रिज़ाइन किया, तो उस रिज़ाइन के साथ ही वो अपने असासे के तौर पर इनको भी साथ लेकर गया। फिर तो उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी को अता किया कि एक कौमी असम्बली की और 2 सूबाई असम्बली की सीटें, वरना उसने वहाँ वोट बैंक पर, राय आमा पर, लोगों पर हर तरह का कब्ज़ा किया हुआ था। एक सीट उसने कौमी असम्बली की जो है वो दी थी मुस्लिम लीग नून को। इस तरह से उसने चीज़ें बांटी थी, वो उसने अपना एक बनाया हुआ था। तो ये कहना कि जनाब अब क़यामत आ जाएगी, पीपल्स पार्टी के फलां पकड़े जाएंगे, अच्छा जी वो उसकी खैर नहीं है, शर्जील मेमन की, अच्छा जी उसकी खैर नहीं है, कादिर पटेल की, अच्छा जी जरदारी तो मारा गया, अब चूंकि पकड़ लिया। वो जरदारी के कहने पर तो मुकदमात बने थे, जरदारी तो इसको टेरर समझते थे। जरदारी इससे जान छुड़ाने के लिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से जान छुड़वाई उन्होंने। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे, उनका कोई और झगड़ा थोड़ी था, वो यही झगड़ा था लियारी के खिलाफ, इनके खिलाफ, लियारी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, लियारी में जो वो जो टारगेट किलिंग थी, जो बड़े बड़े वाक़यात होने लगे, उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये तो उनके खिलाफ हो गए थे।
और जुल्फकार मिर्जा भी इसीलिए खिलाफ हो गए थे कि लियारी में कार्रवाई हो रही है, वो तो चीख चीख कर कह रहे थे कि गैंग वार के लोगों को जो है क्यों मारा जा रहा है। तो इस वजह से जो है ये हुआ है। अब मालूम हुआ कि जरदारी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और असल बातें सामने आने लगी और फिर जो है वो वहाँ दुबई में गिरफ्तार हुए। अब मालूम हुआ कि सारी की सारी जो मलबा है इमारत, तो सारी की सारी जरदारी पर गिराई जाएगी। गिरा दें आप, ये आपके हाथ में मजा आ जाएगा, सारी जान छूट जाएगी। अब ये तो कोई वो तो नहीं है भाई। एक टेरर है। ब्रेक के बाद ये सवाल उठा, क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी कहीं उन्हें एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर तो आगे चल के इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। रेहान हाशमी साहब, अगर फ्यूचर में आगे चल के उज़ैर बलोच को किसी एक बार्गेनिंग चिप के लिए एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ किया गया तो फिर अगेन आप क्या समझेंगे? इस वक्त तो आप कह रहे हैं कि शायद बहुत बड़ी एक कामयाबी है, लेकिन कल को इसका पॉलिटिकल यूज़ हुआ तो फिर MQM का मौक़िफ़ क्या होगा? आप क्या समझेंगे इसे कि क्या होने जा रहा है? ये देखें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों को मुल्क छोड़ने का मौका किस तरह मिल गया, एक तो सवाल ये भी पैदा होता है। फिर दूसरा ये कि जिस गैंग की वजह से एक्सटॉर्शन हो रहा था, भत्ताखोरी हो रही थी, शनाख्ती कार्ड देकर ज़बह किया जा रहा था लोगों को, तो उसके सरबराहों को, सरपरस्तों को इतने दिनों तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? फिर एक और सवाल पैदा होता है कि खुदा ना खास्ता इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किसी स्पेसिफिक पार्टी की या पीपल्स पार्टी की इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया तो मेरे ख्याल है इट विल बी अ डिज़ास्टर। इंसाफ के तकाजे मैं फिर कहता हूँ कि पूरे होने चाहिए और बगैर किसी तफरीक के जो भी दहशतगर्द हो, जो भी क्रिमिनल हो, टारगेट किलर हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अहलियान कराची की यही डिमांड है। और एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ का महवर कराची है और सिंध में जो हो रहा है, और सिंध से आप आगे निकल जाएं तो साउदर्न पंजाब में हो गया और पंजाब के दीगर इलाकों में हो गया, तो वहाँ पर कौन देखेगा? अगर नेशनल एक्शन प्लान का मतलब है तो आप यहाँ से सफाई कर रहे हैं और गंद वहाँ से फर्ज करें यहाँ पर आके दोबारा बसेरा करेगा, तो आप क्या यहीं पर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे? होना तो ये चाहिए कि पूरे मुल्क में यकसा अंदाज में शुरू हो और एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें और उस टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म करें और वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। देखिए, जब तक इख्तियारात आप नहीं देंगे वहाँ के मुकामी लोगों को, तब तक मेरे ख्याल है मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे और शहर और मुल्क अमन का गहवारा नहीं बन सकेगा। और ये कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा हमको और सियासतदानों को लॉ इन्फोर्समेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लॉ इन्फोर्समेंट को भी चाहिए कि ना सिर्फ बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल ना करें ना, आप अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने का प्रोग्राम है और अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाने की कोशिश भी कर रही है इस तरह, तो मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा इसमें पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग ना करें। ये मुल्क का मसला है, ये शहर का मसला है, अमन अमान का मामला है, तो इसमें कराची के लोगों को रिलीफ देने के बजाय मक्तलगाह बनाने से गुरेज करें। फंडिंग ग्राउंड बना रहा है, कराची के लोगों ने सफर कर लिया है, कराची की लाशों के ऊपर लोगों ने सियासत की है और सफर करने वाले वैसी के वैसे बैठे हुए हैं। पीर मजरूल हक साहब, यकीनी तौर पे आप भी रेहान हाशमी से इत्तफाक करेंगे, लेकिन एक और भी यहाँ पे सवाल उठता है कि बेशक साबिक दौर में वज़ीर दाखिला रहे हैं जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, लेकिन कल वो उनको अपना भाई कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि हमारा बच्चा है। तो अगर उनके दौर में इस तरह की चीज़ें हुई और आज भी वो ऑन कर रहे हैं, तो लगता तो ये है कि फिर वो भी उस जुर्म में शरीक रहे हैं। तो उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब तो बड़े आज़ाद फिर रहे हैं, तो सूबाई हुकूमत को कम से कम उनके खिलाफ भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए जो आज एक मुजरिम को अपना भाई कह रहे हैं। बस अब ये तहकीकाती जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जिन्होंने ये गिरफ्तारियाँ की हैं, अब ये उनकी सवाबदीद पे है कि वो ये देख रहे होंगे, ये बात आपकी भी सुन रहे होंगे और रिकॉर्ड भी उनको बता देगा कि कौन कौन उनके साथ हैं। तो मैं उस पर अपनी जो राय दूंगा वो ज़रा पार्टीजन होगी। मेरे ख्याल में ये उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए कि वो इसको प्रोब करें, इंक्वायर करें, ये देखें कि और कौन कौन उनके साथ थे। और उसमें मैं रेहान साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मेरिट क्या बनता है सर? मेरिट के बारे में तो बात कर सकते हैं। मैं रेहान हाशमी के साथ इत्तफाक करता हूँ कि इसमें किसी की भी वो ये इस तरह नहीं किया जाए कि उसको किसी और मकसद के लिए, बिल्कुल प्योरली एक क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पे उसको देख के और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए और किसी की भी ना फेवर की जाए ना किसी के साथ कोई ज़्यादती की जाए। मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा तरीका, और ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा मुतासर कराची जो कि दारुल हुकूमत सिंध है,
और सिंध के लोग और कराची में जो बसने वाले हमारे सारे भाई हैं, उन ये सारे आवाम एक्चुअली इससे मुतासिर हैं। और ये जो आर्मी का जो एक्शन हुआ है, अब देखें ये भी सब मान रहे हैं कि इसका नतीजा बहुत अच्छा निकला है, हालात बेहतर हुए हैं, तो जाहिर है इसमें सब ने उसका हिस्सा है, सिंध हुकूमत का भी है, पुलिस का भी है, जो जितना इसका रोल है। इख्तियारात का मसला तो सर अभी भी मसला बना हुआ सिंध के अंदर, जब इख्तियारात देने का मामला आता है तो नोटिफिकेशन लेट हो जाते हैं सर। एक तरफ आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इख्तियारात। भाई शिराजी भाई, ये हुकूमतें ऐसी चल रही हैं। अब इसमें नियतों को देखना चाहिए, पॉलिटिकल विल को देखना चाहिए। किसी ने कहीं ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कहा कि भाई आप रेंजर्स बुलाएं। रेंजर्स एक ऐसी फोर्स थी जिसने बहुत साल पहले, नज़ीर लगारी साहब को भी याद होगा, अंदरून सिंध में इतना अच्छा ऑपरेशन किया कि डाकुओं का सफाया कर दिया। मैं तो अभी थोड़े 2-3 घंटे पहले भी एक टीवी टॉक शो में कह रहा था कि खुदारा सिंध हुकूमत इसको, रेंजर्स को अंदरून सिंध में भी अख्तियारात वही जो हैं इनको यहाँ मिले हुए हैं दे, ताकि वो अंदरून सिंध से भी डाकों का फिर जो मशरूम की तरफ बढ़ गए हैं उनका भी खात्मा किया जाए और इनको जड़ से उखाड़ दिया जाए। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लगारी साहब के सामने सवाल रखें, अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस गिरफ्तारी को इस्तेमाल किया गया तो इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। लगारी साहब, क्या कहेंगे अगर उज़ैर बलोच की इस गिरफ्तारी को, जैसे कि रियान हाशमी साहब भी खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं अगर इसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना ये सूदमंद या ख़तरनाक साबित हो सकता है? मैं जनाब रियान हाशमी साहब से मोर देन 100% इत्तफाक करता हूँ कि अगर किसी के भी लिए, इसलिए नहीं है कि सिर्फ इसकी बात है, वो जो कुछ हो रहा था उस वक्त मैं सबसे, दीगर जो तजदियाकार हैं वो भी बात कर रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा चीख रहा था कि ये जो ऐसे मौके पर आप ऐन फांसी के वक्त लेकर आए हैं और आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं एक क्रिमिनल के आड़ लेकर, तो वो जो है एक डिज़ास्टर होता और इसी तरह ये भी एक डिज़ास्टर होगा। देखें, एक बात नहीं समझी जा रही है, हमारी रियासती इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी पॉलिटिकल जो अशराफिया है उसको एक बात समझनी है कि पाकिस्तान के लोगों ने कोई कसूर नहीं किया हुआ है कि आप सियासी खेल खेलें। ये सूरत हाल आप कहीं भी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ दे होगी, और पाकिस्तान की सियासी अशराफिया लोगों को विक्टिमाइज़ करने के बारे में न सोचे। आपको जराइम को ख़त्म करना है, आप जराइम ख़त्म करें। आपके सामने मुकदमात मौजूद हैं, उज़ैर जान बलोच के ख़िलाफ़ मुकदमात मौजूद हैं, आपने रिपोर्टिंग पढ़ी होगी, अखबारात में देखा होगा, चैनलों पर देखा होगा, गर्दन काटी गई, गर्दन काट कर फुटबॉल खेली गई, या उसकी अरशद पप्पू के भाई यासर अरफात के एक और उसके साथ जिन लोगों को लाए थे उन सब की, और जो है वो उनके फिर उनकी बॉडी को जलाया गया, जलाकर गटर में डाला गया। तो इस तरह से तो होता रहा है ना, ये बातें आई हैं। अगर ये बातें ठीक हैं, अगर ये बातें आपकी इन्वेस्टिगेशन साबित करती है, तो आप कानून को रास्ता दें ना, आप अपनी ख्वाहिशों को रास्ता ना दें। ऐसा ना होगा कि जी अब रियासती अशराफा की ख्वाहिश है कि इस बंदे को एक तरफ कर दिया जाए। आप JIT करते हैं कि बल्दिया टाउन के अंदर ये सानिया हुआ और जनाब अली ये JIT है, ये लोग हैं, बाद में मालूम होता है सब गलत था, सब वो सारे के साथ उनकी जमानत भी होगी लोगों की और लोग अपने घरों में जाकर बैठ गए। आपने अचानक एक मसला खड़ा किया और एक पार्टी को लेकर उसमें अंदर डालने की कोशिश की, नहीं पड़ा वो। अब इस तरह के इस मामले में आएंगे तो अगर इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे तो जिस तरह से उन्होंने कहा है, मैं 100% इत्तफाक करता हूँ रियान हाशमी साहब से कि ये डिज़ास्टर होगा और बड़ी तबाही होगी। आप खुदा ना करे कि आप ऐसे खेल खेलें। मैं अपील ही कर सकता हूं कि ऐसे खेल न खेले जाएं और जुर्म को जुर्म समझा जाए, और ऐसा ना हो कि आप सियासी लोगों को लपेट लें। आपके पास और बहुत सी चीजें हैं जिन पर आप वो करें। रियान हाशमी साहब क्या कहेंगे, जिन खदशात का इज़हार किया कि डिजास्टर्स होगा ये? मैं ये कह रहा हूं कि सिंध को और पूरे पाकिस्तान को और बिलखुसूस कराची को अमन की ज़रूरत है, और उसमें जो कलीदी किरदार हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने किया है उससे वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उसमें पुलिस की भी एक काविशें हैं, जिसमें बड़े जितने भी केसेस हैं वो पुलिस ने उसको ट्रेस आउट किए हैं। पूरे पाकिस्तानियों का एक कॉमन एनिमी आइडेंटिफाइड हो चुका है।
और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो कि सफारा शर्मगेजी होना है। फैला रहे हैं, इनको तो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, मगर हमारा कॉमन एनिमी पहुंचाना होगा। पीर मजरूल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल एक तो ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब कब वतन वापस आ रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली उज़ैर बलोच जैसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी? देखें, ये जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी उसमें तकरीबन सबका कंसेंसस व्यू यही है। नज़ीर रिगारी साहब ने भी यही कहा है और हमारे रेहान हाशमी साहब ने भी यही कहा है। मैं भी काफ़ी देर से अपने निपेतुल अंदाज में आपको यही एक कानूनदान होने की हैसियत में यही समझा रहा हूँ। अब देखें इसका क्या फ़र्क है। नज़ीर रिगारी साहब ने बड़ी समझदारी की बात की है। ये जब अदालत में मामला जाएगा तो ये जो 3-4 महीने पहले वाली गिरफ्तारी जो है, पता नहीं कौन इनके कानूनी मुशीर हैं, कम अज़ कम ये तो वो उनको बता देंगे सर ये इस तरह से उसको गायब कर देने से ये जो केस की जो जब इसको बिलाखिर पेश किया जाएगा तो ये अदालतों में जाएगा मामला, और अदालतों में जब ये सवाल उठेगा कि भाई ये 3-4 महीने कहाँ था, तो ये है कि सिर्फ 24 घंटे भी किसी को अगर आप बगैर रिमांड के रखते हैं तो अदालतों में, अगर वो आम अदालतों में केस चला, यानी आम अदालत माना ATC या जो भी दहशतगर्दी कोर्ट है वो भी आम अदालत है। अगर मिलिट्री कोर्ट में चला तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो आम अदालतों में चला या दहशतगर्दी के खिलाफ जो अदालतें उनमें चला तो ये एक बहुत बड़ी एक कानूनी सकम पैदा होगी, जो फिर वकला उसका जाहिर है कानून ने उनको दिया है ये उसका फ़ायदा लेंगे। किताब इसमें देखें ये तो पहले ही इनके पास था। बहुत शुक्रिया तमाम शुरका का, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे इस बात पे तो कॉन्सेंसस है कि मुजरमों के खिलाफ उन्होंने के जो कौमी जुर्म किए हैं उनके खिलाफ सियासतदान और फौज एक साथ खड़ी हो, लेकिन अब तक जो देखा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद, उसके हवाले से सिर्फ फौज नहीं बल्कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह अमल होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा। इसके रास्ते में कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं या दीदा कुव्वतें हैं, और वो रुकावटें कब दूर होंगी, यकीनी तौर पे पूरी कौम इस चीज़ की मुंतज़िर है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।